अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। रूही एट 10 में मैं आपको वेलकम कहती हूं एक नए सुबह, एक नए हसीन दिन के साथ। आपकी मेजबान दुरे शहवार आपके साथ है। जनाब, हमेशा की तरह एक अच्छी और खूबसूरत छोटी सी बात वो ये कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में भलाई कर जाते हैं, अच्छा कर जाते हैं। वो मोमेंट्स जब आप मसलों में होते हैं, प्रॉब्लम में और परेशान होते हैं, उस टाइम पर जो लोग आपका साथ देते हैं, आपका सहारा बनते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में मत भूलिए। और जब कोई भलाई करता है तो उसकी भलाई को याद रखिए और साथ ही साथ में आप फिर कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करें और उसके साथ भी आप अच्छा करें, क्योंकि आप भी फिर जिस तरह आपको वो शख्स, वो इंसान याद रहा, वो कहते हैं ना कि आपको दो इंसान नहीं सारी जिंदगी भूलते, एक जिसने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया हो और एक जिसने आपका मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया हो। तो वो बनिए जो मुश्किल वक्त में दूसरों के भी साथ है और उनको भी अपने साथ लेकर चलिए और अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी पर रखिए जिन्होंने मुश्किल में आपका साथ दिया। चलिए जी, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत हम आपके साथ लेकर आते हैं, बहुत अच्छे मेहमान हमारे साथ होते हैं और यह है कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक बच्ची थी जो है उसका नाम है रीबा अफजाल, और उसने मुल्तान जो है वो मैट्रिक में, यानी कि मुल्तान बोर्ड जो है इंटरमीडिएट सेकेंडरी बोर्ड जो हमारा है, उसमें उसने 1100 में से 1100 नंबर लिए। और उस बच्ची ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो और हम आपको विश यू गुड लक। और हमारी जो यूथ है, हमें उन्हें इसी तरह मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो स्टडीज के साथ फोकस्ड रहें और जरा खुश होकर पढ़ें। तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग भी मोटिवेट किया करें। चलें जी, और उसके साथ ही प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको पता है जनाब, T20 का जो है वो हर तरफ जोरों शोर से जो है तज़किरा जारी है और जो है मैचेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को बहुत ज्यादा जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है और उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो उसी पर आज हम बात करने के लिए जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीसीबी लेवल 2 क्रिकेट कोच हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह फारूकी साहब, और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे एक बहुत अच्छे सिंगर उमैर सुल्तान, जो कि रैपर भी हैं, सिंगर भी हैं और उनके प्रोग्राम्स, उनके जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। चलें जी, आपको इनको वेलकम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर कलीमुल्लाह फारूकी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत अच्छे यूथ से सिंगर हैं उमैर सुल्तान। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेलकम टू द शो। अच्छा, यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज जो है वो हम कलीमुल्लाह साहब से करेंगे ताकि हम जान सकें कि इस टाइम जो है पीसीबी की क्या सिचुएशन। जाहिर बात है T20 का जो है वो काफी नाम है इस टाइम और जो है वो ये एक ट्रेंड पर जा रहा है हमारे यहाँ डिस्कशन में, यूथ में, बड़ों में, छोटों में। तो यह है कि हम कलीमुल्लाह साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम की क्या सूरत हाल है। जी कलीमुल्लाह साहब, हमारी जो टीम है जो अभी करंटली जो वार्म अप मैचेस में भी जो है वो जा रही है और जो है वो खेला जा रहा है, तो ये बताइएगा कि उनकी क्या सिचुएशन है और आप क्या देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं आगे? परफॉर्मेंस तो हमेशा की तरह हमारी दुआ रहती है कि हमारी टीम हमेशा जीते। बिल्कुल, दुआएं तो हमारी हैं, हम सारे ही करते हैं सर। तो उसमें ये है कि इंशाल्लाह टीम भेजी है, क्रिकेट बोर्ड ने सोच समझ के भेजी है, होपफुली अच्छा रिजल्ट देंगे, हमें बड़ी होप है उनसे। अभी 2-3 चेंज भी किए थे, तो रमीज भाई के आने से होपफुली बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये बात भी है कि जो न्यू चेयरमैन है रमीज राजा, उनके काफी सारे डिसीजंस जो हैं वो आप क्या समझते हैं कि उनके जो डिसीजंस हैं, उनके जो फैसले उन्होंने किए, तब्दीलियां की पीसीबी के लिए, आप उसे किस तरह देखते हैं? रमीज भाई जो भी डिसीजन ले रहे हैं इस टाइम बहुत ही अच्छा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक बहुत ही अच्छी होगी रमीज भाई के आने से। रमीज राजा साहब खुद क्लब क्रिकेट से खेले हुए, उनको पता है क्या मसाइल है, क्या मसाइल है एग्जैक्टली। तो होपफुली वो अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो साउथ पंजाब के हवाले से क्लब क्रिकेट का इनॉग्रेशन किया गया है पीसीबी साउथ पंजाब के हवाले से, उसके बारे में बताइए। उसमें एक्चुअली पीसीबी ने फ्रेंचाइज सिस्टम कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। तो मैं थोड़ा सा ये भी गुजार कर दूं, उसमें साउथ पंजाब के जो चेयरमैन है ख्वाजा अनीस साहब हैं और उनके साथ CEO हैं डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब। जी जी, तो वह बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हमारे साथ खेलते रहे हैं। जी जी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारी उनके लिए बेस्ट विशेज हैं कि वो अच्छा काम करें। उनके साथ एक और GM आए अभी होपफुली
मुझे लास्ट टाइम बात होती वो अराइवल देर से दी कि नहीं दी, नदीम कैसर साहब ठीक हो गया। वो अगर हमारे साउथ पंजाब में आ जाते हैं तो वो समझ लें कि हमारे लिए एक तोहफा होगा जो कि हमारी क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा। हमारी दुआ है कि हमारी क्रिकेट टीम के लिए वो आए और बहुत अच्छे जो है वो क्रिकेट क्लब के लिए जो है वो फैसले करें। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका क्या फ्यूचर है? हमारे जो नौजवान हैं जो चाह रहे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? पहले ये था कि क्लब क्रिकेट में हम लोग खेलते थे, जब हम भी खेलते थे तो उसमें कोई पैसे नहीं मिलते थे, उसमें कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, क्लब के प्रेसिडेंट पे लोड होता था कि जनाब बच्चों को रिफ्रेशमेंट करवानी है। अब जो है पीसीबी ने अभी डिस्ट्रिक्ट के मैच हुए हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के सॉरी सिटी क्रिकेट उसको, अब उसको पहले सीनियर होती थी, अब उसको सिटी क्रिकेट का नाम दे दिया गया है, वही चीज। तो उसमें फी प्लेयर 5000 दिया गया जो मैच खेलेगा बच्चा। अच्छा, सिर्फ खेलेगा जो 11 साइड में हो, ठीक है। उसके अलावा उनकी डेली थी 500 रुपए डेली थी उनकी, जो नहीं खेले। मतलब आज तक हमें जब मैं 3 डे खेला था कैवन ट्रॉफी अपने 2099 में, उस टाइम हमें 300 मिलता था 3 डेज का। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट आई है काफी, बहुत ज्यादा पैसा अब आ गया इसमें, जो बहुत अच्छी। अभी जीएम साहब है डोमेस्टिक जीएम, तो दिनेश साहब ठीक हो गया, एक्स चेयरमैन जो है जनरल तोकीर साहब के बेटे हैं, वो बहुत ही एक्टिव आदमी है डोमेस्टिक का सेक्टर, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर है और जीएम जो है वो उसने पॉलिसीज बनानी होती है। तो मेरी उनसे जीएम साहब से भी आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट है कि वहां पे एक तो जो लोग कोचेस ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, आप उनको ही हायर करें। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो 100 मैच फर्स्ट क्लास खेल के आया हुआ है और वही अच्छा कोच है। आप जो डेली बेसिस पे 7 डेज कोचिंग कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं यार ये फर्स्ट क्लास नहीं खेला, सो दैट्स व्हाई हम इसको पीसीबी में जॉब नहीं देते। ये वाकई ये तासुर जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है, और ये एक तरह से एडवाइस भी है कि काइंडली देखा जाए इसमें कि जो है कोचिंग के लिए जो लोग बेहतर हैं उन्हीं को जो है वो आपके शहर में, आपके साउथ पंजाब में सीनियर कोचेज हैं, टेस्ट प्लेयर काम कर रहे हैं, आप उनसे राय लें कि जनाब वो कोच कैसा है, वजूहत हैं, क्या रीजन है? रीजन के बस जिसका फोन आ जाए वो, यानी ये वो ट्रेडिशनल मसाइल हैं, जो मतलब ये कि इसमें कोई खास और वजह नहीं है, इसमें यही है कि अप्रोच या कोई इस तरह से आप कहना चाहते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको सीवी दूं तो शायद आपका आधा जो है ना प्रोग्राम गुजर जाएगा, आप मेरी सीवी पढ़ते नहीं जितना मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें जो है ना, इसमें कोई वैल्यू नहीं। अगर मैं फर्स्ट क्लास नहीं खेला, मैं 50 साल काम करूंगा तो मैं कभी पीसीबी में नहीं आ सकता, ये कोई तरीका नहीं है। आपके ख्याल से कि मेरिट को देखा जाना चाहिए और जो लोग मेरिट पर आना चाहते हैं और जो है कि उन्हीं को फिर ये कि चांस देना चाहिए। कलीमुल्लाह साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, उमैर सुल्तान, जो कि सिंगर भी हैं और रैपर भी हैं, और इनके जो हैं बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं इन्होंने किए हैं, और एक स्पेशली मुल्तान के लिए जो है वो सॉन्ग किया है, तो उनके बारे में जानते हैं। हाँ जी सुल्तान, उमैर सुल्तान, ये बताइएगा अपने बारे में, कब से काम कर रहे हैं, कब शौक हुआ और किस तरह से इस तरफ आए? मैं पिछले 8 साल से रैप की फील्ड में हूँ। पिछले 8 साल से। मेरे सबसे छोटे चाचू की जब शादी थी तब मैंने पहली बार यो यो हनी सिंह का एक गाना सुना था। अच्छा, सुना था तब मैंने सुना था, और तब मैंने सुन के वो एक ऐसी फील आई उसको सुन के। हालांकि गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत वाले फिल्म में जितने भी सॉन्ग होते हैं वो सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने यो यो हनी सिंह को सुना ना, मुझे एक अलग से फील आई कि ये तो वो है ही नहीं जो हम आज तक सुनते आए, हमारे माँ बाप ने ये तो कभी सुनाया ही नहीं था, अलग है, ये कुछ अलग है, और ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। तो अच्छी बात। ये नहीं सोचा उस टाइम कि ये मुझे करना है, मतलब मुझे इसमें ना बहुत ज्यादा मजा आया। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन दी उस सॉन्ग ने मुझे, ऐसे उसके गानों ने, उसके लिरिक्स ने, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे वो सुन के ना, क्योंकि वो सबसे ही हटके था। ठीक है, तो सबसे ही हटके था। तो आपने अपने यानी वही चीज फिर आपका बाद में पैशन बन गई। ये मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी चीज यही होती है आप जिंदगी में, वो कहते हैं ना कि कल भी मैं एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन अटेंड कर रही थी ऑनलाइन, तो उसमें था कि आप जिंदगी में जो आपका पैशन होता है ना, आप पहले उसको ढूंढें, डिस्कवर करें। देखिए ये चीज बड़ी जरूरी है, अपने साथ बैठें, अपने साथ गुफ्तगू करें, अपना पैशन डिस्कवर करें और उसके बाद उसी की तरफ चल पड़े। वेरी नाइस। अच्छा उमैर, ये बताएं कि फिर आपने पहला सॉन्ग फिर कब किया? लास्ट 8 ईयर से तो आप इसी उसमें हैं, तो पहला कब किया? मैंने 8 साल बाद इसी साल अपने सॉन्ग किए जितने किए, और पहला भी मैंने इसी साल किया, इसी साल। That's nice. हाँ, इसी साल किया मैंने। उसका नाम था नाउ स्टॉप, और टोटल मैंने नेगेटिविटी पे लिखा जितना भी बैठा, कि एक दफा मुझे ना पसंद है अंधेरे में लिखना, डीप हो के आराम से, एक लाइट हो जो कि उस पर सिर्फ कागज और मेरे हाथ में कलम और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना। क्रिएटिविटी आपको उसी टाइम पर जो है चीजें उसी टाइम पर होती हैं। अच्छा, इससे पहले भी रैपिंग जो है, ये जो रैपर्स होते हैं, ये इससे पहले भी मुल्तान में इससे पहले इस पर काम हुआ है? जो रैपर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर काम किया रैपिंग पर?
करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। मुल्तान से हैं आपसे पहले? मुल्तान से हैं, पहले करते हैं, बहुत से करते हैं, लेकिन स्पोर्टिव लोग नहीं मिलते आगे। ठीक हो गया, यानी उनका मतलब ये है कि सपोर्ट होनी चाहिए। किस तरह की सपोर्ट आप बात कर रहे हो? हर सपोर्ट सिर्फ ये होता है कि आप उनकी चीज को समझें, एक समझना। रैप के लिरिक्स एक बहुत लिरिक्स होते हैं। मेरा जो पहला गाना था उसमें भी जो लिरिक्स थे वो कोई ये लिरिक्स नहीं थे कि प्यार मोहब्बत पे लिख दिए, ये गीत बना दिए, उसकी जुदाई में लिख दिए, उसकी मोहब्बत में लिख दिए, ये नहीं। ये होता है टोटली एक सच। ठीक है, इसमें 95% सच होता है जो लिखा जाता है, क्योंकि ये दोस्ती पे, ये तो समाज 2 पे in 1 है। मतलब आप रैपिंग भी कर रहे हैं और साथ में आप सच भी बयान कर रहे हैं उसमें। सच भी बयान तो ये वाकई एक डिफरेंट चीज है जो मैंने आपसे सुनी है। चले जी, सबसे पहले अब हम अब इंतजार नहीं कर सकते, सही बात है, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। उमैर सुल्तान का जो सॉन्ग है वो हम उनसे सुनते हैं। जी उमैर, सुनाइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मजे का सॉन्ग आपने, बड़ा फंकी 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 वाज द नेम। और ये है कि वो उतना था भी, और सारी हकीकतें, मतलब वो कहते हैं ना कि 1 से 1.5 मिनट में आपने सारी जो आपके साथ कोई एक्सपीरियंसेस थे वो सारे आपने उसमें एडअप कर दिए। तो थैंक यू सो मच, बड़ा मजे का गाना था। आई होप सो कि आप लोगों ने भी पसंद किया होगा। और अच्छा ये बताएं कि ये जब ये दिस इज योर फर्स्ट सॉन्ग, ये जो आपने किया? ये लेटेस्ट है। अच्छा ये लेटेस्ट है, ठीक हो गया। और इससे पहले आपने कितने सॉन्ग किए? इससे पहले 2 सॉन्ग थे। 2 सॉन्ग थे, ठीक हो गया। चलें, गुफ्तगू का सिलसिला उमैर के साथ भी जारी रहेगा। अभी हम डिस्कशन की तरफ आते हैं। हमारे साथ जो है वो पीसीबी क्रिकेट कोच मौजूद हैं, कलीमुल्लाह फारूकी साहब, हम उनसे बात कर रहे थे। अच्छा फारूकी साहब, ये बताएं कि क्या मतलब अभी जो करंट सिचुएशन है क्रिकेट बोर्ड्स की, उसके अंदर क्या जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, उसी को करते हैं कंटिन्यू, कि उसमें क्या क्या गुंजाइश है, किस तरह से उसको ये कि बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? उसमें देखें, आप पर क्या अगर क्रिकेट बेहतर करनी है, रमीज भाई भी और जो भी आता है चेयरमैन बड़ा क्रिकेटर, वो ये कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे आप क्रिकेट को ठीक करें। ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल के जब लोग काम करेंगे तो आपकी क्रिकेट अच्छी होगी ना। हाँ ये बात तो है। आप ग्रास रूट लेवल पे बुला देंगे टेस्ट प्लेयर को, वो तो पूरी दुनिया फिर क्या आया हुआ है, वो बच्चे को क्या सिखाएगा? उसने तो कोचिंग की नहीं, वो तो खेला है। अच्छा, कोचिंग और जो एक प्रैक्टिकल, आप जब खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेलना और कोचिंग, आप इन 2 चीजों को डिफरेंट कहते हैं कि ये 2 चीजें डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। वकार यूनुस दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। वकार भाई को कौन नहीं जानता? बेशक। वकार भाई ने लेवल 2 मेरे बाद किया है। ठीक है, लेवल 2। और वकार भाई ने जब कोचिंग कोर्सेज किया, वकार भाई यार मैं तो सारी जिंदगी कुछ सीखा ही नहीं, ये तो डिफरेंट काम है यार। ये बहुत डिफरेंट है। ये तो डिफरेंट है। देखिए, सुनने में ये लगता है, ये आम फहम लगता है कि कोचिंग जो है वो शायद ऐसे लगता है कि अच्छा ये बड़ी साइड चीज है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये उसी तरह बात है कि आप मैनेजमेंट आपको नहीं आ सकती, आप एक वर्कर हैं और मैनेजर, ये 2 डिफरेंट एक चीजें हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास कोच की कमी है, मतलब अच्छे कोच की कमी है, या फिर डिसीजन मेकिंग में कुछ? डिसीजन मेकिंग कोचेज हैं, बिल्कुल कोचेज हैं, मेहनती लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके पास जॉब है, जिनके पास नहीं है, वो लोग भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बात यह है कि आप डिसीजन ठीक नहीं, पॉलिसी मेकर जो है ना, पॉलिसीज चेंज करें। अच्छा, पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत है। आप उसमें ये ना कि यार ये फर्स्ट क्लास खेला है, एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है तो ये ठीक है, डन, ओके गुड है, ये कोच लग जाएगा। तो ये कौन सी लॉजिक है कि अब मैं 15 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे वो कोचिंग नहीं है कि जो एक टेस्ट प्लेयर आएगा पहली बार कोचिंग करेगा वो अच्छी कोचिंग कर लेगा? ये कौन इमेजिन करते हैं आप? कैन यू इमेजिन कैसा हो सकता है? मुश्किल है। ये डिसीजंस लेने में किनका ज्यादा आपको लगता है कि अच्छा रीजनली होने चाहिए क्रिकेट क्लब्स के डिसीजंस, या फिर टॉप मैनेजमेंट को लेने चाहिए? देखिए, ये आपके सारे सिस्टम में साउथ पंजाब जैसे हमारा उन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम कर दिया। और साउथ पंजाब के अब 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, इस टाइम 14 सिटीज हैं यहाँ पे, तो 14 ही कोचेज लगे हैं। बेशक। अब जो 14 कोचेज है उसमें कुछ कोचेज ऐसे हैं, अब मैं अगर बात करूंगा तो वो कहेंगे कि जनाब है कि कहीं जा रहे होते बैगे। उसमें कोचेज ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं लिया, बस इतनी सी बात करूंगा मैं। ठीक है, उनका कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। आप अगर कभी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रमीज भाई से 5-10 मिनट की मेरी मुलाकात हो, मैं उनको लेटर कर भी लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक पे उनसे बात करना चाहता हूँ। वो सबसे मिल रहे हैं क्लब क्रिकेट में, हर जो उनको कह रहा है उसको मिल रहे हैं। ठीक हो गया। तो मेरी ख्वाहिश है मुझसे मिलो। अगर मैं आपके चैनल की रिकॉर्डिंग मुझे मिली तो डेफिनेटली मैं रमीज भाई को भिजवाऊंगा कि रमीज भाई उस पर देखें और मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, होपफुली वो समझ भी जाएंगे। तो ये जो सिटी क्रिकेट है, इसमें जब तक आप काम नहीं करेंगे, अब मैंने प्रोविजनल कोचिंग की, मैंने
रीजनल कोचेस के साथ काम किया एज असिस्टेंट। मैंने मुल्तान स्टेडियम में कोई मैंने 15 असाइनमेंट्स किए हैं। अंडर 19 पीसीबी टैलेंट हंट के ट्रायल्स थे 2000 आई थिंक 9 में 1300 बच्चों के हमने ट्रायल्स दिए। ठीक है। जून के महीने में 1300 बच्चों के ट्रायल्स हो 3 दिनों में। टास्क वो उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। 10 स्पोर्ट्स पे चली थी वो। ठीक है। तो कहने का मकसद है कि मैं काम कर रहा हूँ उन बड़े कोचेज के साथ, वो बड़े कोचेज हैं। नहीं बेशक, मतलब ये कि आपके कहने का मतलब ये कि कोचेस पर तवज्जो दी जाए तो ये कि ग्राउंड लेवल पर क्रिकेट बेहतर की जा सकती है। प्रॉब्लम आए थे जी, वो उस क्लब का है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने टाइम नहीं देना। अच्छा, इसने उस टाइम में हमारे साथ ये किया था, अब मेरे पास सीट आ गया, आई विल सी हिम। सो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। जो मेरिट है, जो डिजर्व करता है, उसको लगना चाहिए, चाहे कोई भी है, वो किसी का भी है। ठीक है, मेरिट को जी फॉलो किया जाए। और कलीमुल्लाह फारूकी साहब का कहना यह है, चाहे वो कोई भी जो है वो सिलेक्शन बोर्ड हो किसी भी तरह, लेकिन ये कि मेरिट को देखा जाए। अच्छा, सेकेंडली जो है अंडर 19 पर हम आपसे बात करेंगे। यहां पर यह है कि हमें छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, और ब्रेक से वापस आके हम अंडर 19 पर डिस्कशन करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रोई एट 10 और हमारे साथ पीसीबी के क्रिकेट कोच जो है वो मौजूद हैं, कलीमुल्लाह फारूकी साहब, और हमारे साथ जो है सिंगर भी मौजूद हैं, उमैर सुल्तान। अच्छा उमैर, आप ये बताइए मुझे कि आपने इतना अच्छा हमें सॉन्ग ब्रेक से पहले जो है वो सुनाया था। ये बताएं कि अभी जो करंटली क्या काम हो रहा है, अभी आप किस चीज पर, किस असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं? अभी तो वैसे एक सॉन्ग प्रोजेक्ट है जाने दे ब्रो। ठीक है, जाने दे ब्रो। जाने दे ब्रो मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जो लोग डिमोटिवेट करते हैं ना मेरे काम को लेके कि नहीं इसमें कुछ नहीं रखा, कितने सिंगर्स हैं, कितने रैपर्स हैं, लाखों हैं, तुम कैसे जाओगे आगे, क्या होगा क्या नहीं, डिमोटिवेशन आ जाती है, जिसमें ताने आ जाते हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि जाने दे ब्रो, जो भी है हमने लगे रहना है, हारे जीते वो तो हमारा मुकद्दर है, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे। बहुत अच्छा मैसेज है। देखिए आपको लोग, देखिए हम इस दुनिया, अच्छा मैं ये बात करती हूँ, कल एक मैंने सेशन अटेंड किया जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, तो उसमें यही बात हो रही थी। उसमें ज्यादा कोई बच्चे यूथ के ही थे, ऐसे 17-18 ईयर्स के बच्चे होंगे, वो यही बात कर रहे थे कि देखें आप पूरी दुनिया में ना हर बंदे को अल्लाह ने एक ही बनाया, आप जैसा कोई दूसरा बंदा नहीं है। ठीक है, आपके अंदर जो खसूसियात हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, वो किसी और में है। तो बराहे मेहरबानी आप अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनी बरकरार रखें और दूसरों की बातों पे कान नहीं धरें। आप जो कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बस उसी पे फोकस रहिए। कामयाबी आपको फोकस रहने से ही मिलती है। छोटे छोटे स्टेप्स लें, और जैसे उमैर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उस पर फोकस दें, और यह है कि कामयाबी आपको मिलती है। और यही कामयाबी है कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो उनके लिए तो फिर आपको करना चाहिए ना, जाने दे ब्रो तो है, और एक ये भी होना चाहिए अप्रिशिएट अस और मी और टू ब्रो, मतलब ये भी होना चाहिए। काम वही होता है ना जो लोगों की ज्यादा तादाद में होता है। अब ज्यादा तादाद में लोग जो है वो डीमोटिवेट करने वाले हैं, बाकी जो मेरे अपने हैं वो मेरे सिर्फ दोस्त हैं जो मेरे सपोर्टिव हैं, और बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं। बस वो सपोर्ट आपकी जो है वही होनी चाहिए, और यही बहुत है। अगर एक शख्स भी आपको जिंदगी में सपोर्ट कर रहा है ना, दैट्स इनफ। बाकी जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी तरफ कान धरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अल्लाह पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर रखिए, और अल्लाह का नाम लेकर चलते रहिए। जी अच्छा, तो आपका जो प्रोजेक्ट है अभी फिलहाल वो एक सॉन्ग है जो कि जाने दे ब्रो है, तो उसका कितना काम हो चुका है अभी तक? उसका बस वीडियो शूट रह गया। अच्छा, वीडियो शूट सोचा है कि बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि जी वीडियो शूट के लिए ना अपने शहर से बाहर चले जाओ और लोकेशंस देखो, तो आपका क्या इस मामले में, आप क्या सोचते हैं? मेरी वीडियो सिर्फ लाहौर ही बनती है। अच्छा, सारी वहां बनती है। तो मुल्तान में क्या चीज शूट हुई है? मुल्तान में कुछ भी शूट नहीं होता, ऑडियो वीडियो मेरे दोनों चीजें लाहौर में ही होती है। अच्छा, और ये कि सॉन्ग कोई आपका है जो कि मुल्तान या साउथ पंजाब के हवाले से? मुल्तान मैंने जो अपना दूसरा सॉन्ग दिया था, मतलब ये लिखा मैंने सबसे पहले ही था, पिंड मेरा मुल्तान। वैसे ही मैंने देखा था, मैं ट्राई तो करूंगी क्या, सबसे पहला जो मैंने लिखा था वो पिंड मेरा मुल्तान लिख दिया था मैंने। पिंड मेरा मुल्तान मतलब ये कि वो मोहब्बत आपने जो अपने इलाके के साथ है वो आपने एक सॉन्ग की शक्ल में उसको कंपोज। तो इसका नाम सुन के लोगों को ये लगा कि ये ना बड़ा ओल्ड टाइप सॉन्ग होगा, मतलब इसमें ना कोई ट्विस्ट होगा, क्योंकि इसका नाम था पिंड मेरा मुल्तान। तो लोगों को लगा कि ये पिंड वाली बातें होंगी कि पकोड़े लस्सी तंदूरे ऐसे ऐसे होगा इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें सिर्फ यंगस्टर्स वाली बातें थी जो होती हैं, मतलब जो कॉलेज के सीन, ट्रेंडिंग चीजें जो चल रही हैं आज, वो सब चीजें। अच्छी बात है। देखें जी, आपके सामने मुल्तान का एक बहुत अच्छा
एक मजे का जो एक रीमिक्स फॉर्म है वो हमें उमैर ने अपने सॉन्ग की शक्ल में दिया है। आपसे बात का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम कलीमुल्लाह साहब की तरफ आते हैं। जी कलीमुल्लाह साहब, ये बताएं, आप कोचेस की बात कर रहे थे कि कोचेस जो हैं उनका क्वालिटी तो ये है कि उनकी क्या ऐसी जो एक क्वालिफिकेशन है, जैसे आप मेरिट बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरिट ये होता है कि होना चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है कि एक बंदा लेवल 2 है जी, पीसीबी की रिक्वायरमेंट है लेवल 2 कोच लगाना है, ठीक है, साथ अगर वो फर्स्ट क्लास प्लेयर था वो कम रेट हो जाएगा, ठीक हो और जो फर्स्ट क्लास नहीं है वो नहीं होगा, ठीक है। तो पीसीबी ये करे कि लेवल 2 हो और उसके साथ वो ऐड कर दे 10 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। अच्छा, यानी 10 इयर्स एक्सपीरियंस आपका, चाहे यानी एज ए पीसीबी में एज ए क्रिकेटर या फिर कोचिंग का ही? एज अ कोच, उसने 10 इयर्स काम किया हो और लेवल 2 देन पीसीबी उसको अकोमोडेट करे। इसका ये मतलब नहीं मैं 25 साल काम करूं, अगर फर्स्ट क्लास निकला तो मैं कभी कोच नहीं लग सकता। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि अगर आपका कोचिंग में 10 इयर्स प्लस, और 10 इयर्स बहुत होते हैं, मतलब आप हर साल हर दिन आप चीजें सीख रहे हैं, तो 10 इयर्स अगर आपके मुताबिक जो है एक्सपीरियंस हो तो मेरा ख्याल है कि उस चीज को एकोमोडेट कर लेना चाहिए। इक्वल टू फर्स्ट क्लास हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्लास की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब उसमें किस तरह के जो लोग हैं उन्हें चांस मिलता है या मिल रहा है? ये जो अभी आप बात करेंगे हम इंशाल्लाह उस पर, क्रिकेट पे भी डोमेस्टिक जो हमारी होती है, जिसमें अभी सिटी क्रिकेट हुई है, ठीक है, सिटी क्रिकेट में जो परफॉर्मर्स होते हैं वो जाते हैं साउथ पंजाब में, ठीक है, साउथ पंजाब में अभी 2 टीमें बनेंगी, इस बार 4 बन रही हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आप एक टीम खेलेगी फर्स्ट 11, जिसको हम फर्स्ट क्लास का दर्जा देते हैं, अच्छा, जो फर्स्ट लेवल है उसको फर्स्ट क्लास का दर्जा, वो 4 डे क्रिकेट होगी, ठीक है। सेकंड 11 जो होगी वो 3 डे क्रिकेट होगी, ठीक है। अब जो मेन परफॉर्मर होंगे, जिसमें टेस्ट प्लेयर काफी आ जाते हैं फर्स्ट 11 में, अब तो क्रिकेट खेलना प्लेयर के लिए मुश्किल हो गया है। क्या वजूहत? वजूहत ये है कि अब हमारे मुल्तान से 4-5 पाकिस्तान खेले हुए प्लेयर हैं, आमिर यामीन है, राहत अली हैं, शुएब मकसूद हैं, ठीक है, 3-4 ये हैं, 3-4 पीसीबी अपने लाहौर से इधर उधर से भेज देता है। अब 6-7 वो हो गए, फर्स्ट 11 में 11 खेलने, पूरे साउथ पंजाब 14 सिटीज में से 4 लड़के बचते हैं। अब उन 4 लड़कों में कैसे खेलेंगे वो 4 लड़के? हाँ। किसका टाइम आएगा जो फर्स्ट क्लास खेलेगा? बहुत अच्छी बात आपने की, ठीक है। तो उनको मौका नहीं मिलेगा, वो बेचारे 1-2 खेलेंगे, वो उसके बाद डिसार्ट होंगे। पहले डिपार्टमेंट्स थे वो भी खत्म हो गए। एक और चीज भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रमीज भाई से कि डिपार्टमेंट्स पे भी नजरसानी करें, खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट्स बहाल किए जाएं ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। जो है वो एग्जैक्टली क्या चीज है जो उनके बंद होने से डिस्टर्ब हुई है सबसे ज्यादा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कोच हूँ एक डिपार्टमेंट में, तो मेरी अगर जॉब गई है तो मेरे पीछे मेरी फैमिली है, 6-7 लोग हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट थी ना मेरी, वो चली गई। अब एक कॉन्ट्रैक्ट पे था एक एम्प्लॉय, बैंक्स ने इतने सारे प्लेयर्स को निकाल दिया। कोई प्लेयर्स है, कोई उबर चला रहा है, कोई बेचारा मोटर बाइक चला रहा है, तो वो कोई रेडी लगाई खड़ा है फ्रूट्स की। अब मुझे बताएं कि वो कैसे अपने घर को चलाएगा? उसने घर, पैसा तो बेसिक नीड है, आप कुछ करने लगे, घर वालों को तो आपने देना नहीं। आप फाइनेंशियली अगर अनस्टेबल हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है लेकर चलना, आप अपने पैशन को नहीं। अभी क्या किया उन्होंने कि अभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट दिए साउथ पंजाब में, जो ए कैटेगरी में, उनको 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। ठीक हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएं, वो तो कोई गिनती के 10-15 लोग हैं, 20 लोग हैं, और बाकी कहाँ जाएंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं? उनको कहाँ खिलाएगा क्रिकेट बोर्ड? ये बात, वो क्रिकेट छोड़ दें, मजदूरी कर लें और कोई काम कर लें। कोई बेचारा कोई सेल्समैन लगा हुआ है। यानी आपके ख्याल से कि टैलेंट जो है ये उसका ज़िया ही है एक तरह से, अगर आप चीजों को और जो है मेरिट के हिसाब से नहीं करेंगे? डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, बस मेरी यही ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट भी है हमारे पैटर्न चीफ और पीएम साहब से, इमरान खान साहब से, वो इनको बहाल किस टाइम से, कब से ये ऑफ हो गए हैं? उससे कब तक बहाल साहब आए हैं? अच्छा, इस गवर्नमेंट में ये डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बंद हो गए? खान साहब पीएम बनने से पहले ही कह रहे थे मैं जदों आऊंगा मैं बंद कर देंगे डिपार्टमेंट्स, बंद कर वो कहते हैं कि खान साहब की एक बात किसी हद तक बेहतर है कि वो कहते हैं कि इसमें लॉबी सिस्टम है, अगर जीएम लगाऊं तो मेरा भतीजा है ना, मैंने उसको लगवा देना है जॉब पे। अच्छा, मैरिड नहीं है खान साहब कहते हैं। ठीक है। तो खान साहब ने हर चीज तो सफाई कर दी। अब खान साहब नए सिलसिले सिरे से दोबारा से शुरू करवाएं और मेरिट का लेके आए, लेकिन डिपार्टमेंट्स को बहाल करें। ठीक है, यानी आपके ख्याल से कि डिपार्टमेंट्स को बहाल किया जाए और उसमें फिर मेरिट को जरा नजर में रखना चाहिए ताकि जो है हम फोकस कर सकें अपने मेरिट पर, और फाइनेंशियल जो लोग अनस्टेबल हो चुके हैं पीसीबी में, वो ये है कि फाइनेंशियली उनको सपोर्ट हो। चले जी, अब हम चलते हैं उमैर सुल्तान की तरफ। उमैर,
आपने जो गाने आपके 3 हैं, तो ये कि उसमें से एक गाना हम और मजीद सुनना चाहेंगे, मुल्तान वाला, जो पिंड मुल्तान जो आपने बताया, पिंड मेरा मुल्तान, वो हम सुनना चाहेंगे। तो आप हमें और हमारे नाजरीन को सॉन्ग सुना दीजिए। दैट्स अमेजिंग, बहुत मजे का सॉन्ग, पिंड मेरा मुल्तान, हम ही यहाँ के बादशाह, हम ही सुल्तान। अमेजिंग, मतलब आपने तो माहौल ही चेंज कर दिया। मुझे तो वो बड़ा पसंद आया, बबली बीच में जो बड़ा कमाल बात खाला बेबी बबली ते चाची नसरीन। क्या बात है, खाला बेबी बबली ते चाची नसरीन। क्रिकेट का भी इसमें जिक्र था ना, उस हिसाब से क्रिकेट, हर चीज का मुल्तान में जो जो चीजें थी उसमें मैंने सब डाला इसमें, और उसका म्यूजिक भी इसी हिसाब से कि लोग इसमें ना फील करें, इस पे बिल्कुल एक अलग से ही माहौल बने इस पे, इस सॉन्ग पे। बहुत 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 मजे का लगा है। होप तो आप सबको भी पसंद आया होगा। और ये जो बेबी बबली और चाची नसरीन, ये कोई है तो नहीं खानदान में, पता चले हो कहेंगे? बस जो देखा वो लिख दिया, जो आया समझ में वो लिख दिया मैंने, जो मैंने देखा। शुरू में यही कि एक ये हुआ कि एक मैं पान शॉप के ना बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है, तो मैंने देखा कि एक बंदा किसी से गुफ्तगू कर रहा है और वो कह रहा है यार मेरी मीठी जुबान है और मैं मीठा पान खाता हूँ। मैंने वो बात नोट की, वो मेरे दिमाग में रह गई वो बात। जब मैं घर गया ना लिखने, तो मैंने वो बात को एक थोड़ा सा गहराई से सोचा, तो मैंने उसमें पूरा गाना ही लिख दिया कि मीठी सी जुबान, मुंह में डाला पान, वीडियो कॉल पे है बच्ची, लाइफ अपनी सच्ची, लिखता गया बन गया पूरा गाना। भाई टैलेंट आप देखें कि हम तशरीह लिखने पेपर में बैठते थे, हमें समझ नहीं आती थी, और माशाल्लाह बच्चे इतने आजकल के टैलेंटेड हैं, आपके सामने हैं कि उमैर ने वो एक दो कोई अपनी पान शॉप पे बातें सुनी और उसने पूरे का पूरा सॉन्ग लिख दिया। अमेजिंग भाई, इस मामले पे, इस बात पे तो क्लैप क्लैप होनी चाहिए, नो डाउट। और इतना मजे का सॉन्ग सुनाने के लिए जी थैंक यू, बहुत मजे का था। टू ऑल द बबलीज एंड ऑल द नसरीन, ये आपके लिए भी और हमारे क्रिकेट के हवाले से भी था, रिलेट होता हुआ। अच्छा जी, अब ये बताइए कलीमुल्लाह साहब कि आप जिस तरह बात कर रहे थे कि हमें कोचेस पर आप बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ किन चीज़ों पर अभी यहाँ मुल्तान में, जैसे फ्रेंचाइज आप कह रहे हो कि हो गया, तो ये है कि उसमें किन चीज़ों की अभी करंटली ज़रूरत है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी कर भी रहे हैं, वो लोग लगे हुए हैं वो लोग। बात यह है कि अभी स्ट्रक्चर जो है ना मुकम्मल क्लियर भी नहीं हो पा रहा। ठीक हो गया, बिल्कुल नया है ना जी जी, तो अब उसमें टाइम लगेगा आपके हिसाब से। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो डिस्कस भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, CEO साहब जो है डॉक्टर सबूर साहब, वो उस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो मीटिंग्स भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी उनके कुछ दिन बाद होपफुली मेरी भी उनसे मीटिंग है, ठीक है, तो वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये है कि चीजें डिस्कशन में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो क्लब क्रिकेट है वो भी बहुत बेहतर हो जाए, और उसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि ये न्यू डिसीजन है, तो इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो जाएंगी। इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ पर अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रोहियत 10 और हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह फारूकी साहब, जो कि क्रिकेट कोच हैं, PCB क्रिकेट कोच, और हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे इससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में और अरेंजमेंट्स और क्या बेहतरी हो सकती है। अच्छा सर, ये बताइए कि अंडर 19 के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी मैं कि उसके हवाले से क्या अभी चीज़ें करंटली लूप होल में हैं, क्या चीज़ टनल में है, क्या चीज़ें होना मतलब ये हो रही हैं, उसके बारे में बताइए। मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड भी उनको अप्रोच करे और उन्हें फैसिलिटीज दे, ज्यादा नहीं तो इतनी कि कम से कम उन्हें आगे आने का मौका मिले, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, तो अंडर 19 पर आते हैं, तो स्कूल जो है आप बता रहे थे कि स्कूल क्रिकेट जो है वो हो रही है। स्कूल क्रिकेट तो अभी नेक्स्ट मंथ है ना, अंडर 19 हो चुकी है। सिटी क्रिकेट जो थी अंडर 19 की अभी हो गई, बड़ा अच्छा सिस्टम। मुल्तान साउथ पंजाब पूरे में चैंपियन हुआ है, और मैं पहले भी मेरे कुलीग हैं, दोस्त है सलीम शहजाद जो मुल्तान के कोच हैं, तो मैंने मुबारकबाद तो मेरे साथ ही होते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू भी उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, पूरी टीम को देना चाहूंगा। बेशक, वो चैंपियन हुए पूरे साउथ पंजाब में जी बिल्कुल, और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे, मुल्तान हेड ऑफिस है, इसको चैंपियन होना चाहिए। बिल्कुल, नहीं ये बिल्कुल अच्छी बात आपने की। अच्छा कलीमुल्लाह साहब, ये बताइए कि देखिए मुल्तान में बच्चे, जिस तरह मैं टैलेंट की बात कर रही थी कि बहुत सारे बच्चे जिनका उन्हें शायद खुद भी नहीं पता होता, लेकिन देखने वालों को पता होता है कि भाई इस बच्चे में ये टैलेंट है। बच्चे क्रिकेट ग्राउंड्स है नहीं, मतलब आपके सामने की बड़ी कमी है। कभी वो गलियों महलों में खेलते आपको नजर आएंगे, जब जुम्मा होता है तो अक्सर आप बाहर निकलें तो वो मेन रोड पर आपको क्रिकेट खेलते नजर आ रहे होते हैं।
और ग्राउंड्स की कमी है, ठीक है, मुल्तान में रीजन, मतलब ये कि हमारे पास सिटी के अंदर ही कोई इतना नहीं है हमारे पास कि वो कहते हैं ना पब्लिक पार्क, कोई ऐसा पब्लिक ग्राउंड ऐसा जिसमें बच्चे जाकर जो है वो खेल सके। उस बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब ये कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मैं बता दूं, क्रिकेट जो है ना अब कमर्शियल हो चुकी है। अच्छा, अब आप कहें ना कि मलयाला जाएगा सामने जाके वो खेलने बच्चा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप देखें, एक ग्राउंड गवर्नमेंट बना रही है, पंजाब के 2 ग्राउंड हैं यहाँ पे मुल्तान में, एक MCG जो नवा शहर रमादा के सामने और एक कलमा चौक स्पोर्ट्स ग्राउंड इमामुल हक जो है। अब उसमें क्या था, बनवाया उसको PCB ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको बनवाया, पता लगा जी टेप बॉल वाले आ गए, टेप बॉल हो रही है, कहीं ग्राउंड खराब हो गया, फिर बंद हो गया, फिर जनाब नई हुकूमत आई, फिर ग्राउंड टूटा। आज कोई 4-5 साल बाद अब ग्राउंड में पहला मैच हुआ है, कल परसों की बात है, और जबरदस्त ग्राउंड बना हुआ। ठीक है, अब इसकी मेंटेनेंस होती है। हाँ, मेंटेनेंस। अब एक बच्चा, आप अमीर आदमी है, वो कहता है जी मैं पैसे भी नहीं देगा तो मैं खेलूंगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक गरीब आदमी है, वो खर्चा करे, ग्राउंड जहाँ आप खेलते हैं वो एक्सपेंस तो करें। आप गन तो ना मचाएं, शाह पर इधर फेंक दिया, बिस्किट खोला तो इधर फेंक दिया। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। आपको सफाई का खुद ख्याल रखें, बिकॉज वो ग्राउंड आपका है, आपने वहां पर खेलना है, तो आपको ख्याल भी खुद मेरा ख्याल से रखना चाहिए। तो फिर अब वो क्या सूरत हाल है कि अगर वो जैसे वो टेप बॉल की आप कह रहे हैं कि नजर हो गया है, तो उसके बाद सॉरी नजर हो गया था, ठीक है, अब वो दोबारा से हो गया रिन्यू नहीं, तो अब जो सूरत हाल है वो क्या है कि अगर कोई है ऐसा कोई चांस फ्यूचर में आपको नजर आ रहा है कि जिसमें आप कह रहे हैं क्रिकेट तो कमर्शियल होगी, ठीक है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो विलिंग है खेलने के लिए, उनके लिए इजी वे क्या होगा? इजी वे, मैं बैठा हूं, मेरे पास आए और उन्होंने मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्रिकेट पैसे नहीं भर सकता, मैं उसको फ्री सिखाऊंगा, तमाम फैसिलिटेट करूंगा जो मैं कर सकूंगा। नहीं, आप तो एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते हैं अब हमारे लिए, और ये बड़ी नेमत है कि हमारे पास इस तरह के कोचेस मुल्तान में मौजूद हैं कि जिनके पास हम जाकर और क्रिकेट जो है वो देख सकते हैं और खेल सकते हैं। अच्छा कलीमुल्लाह साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। उमैर, आपकी तरफ आते हैं कि आपने इतना मजे पहले भी सुनाया और यह है कि आप लिखते भी खुद हैं, तो कंपोजर्स आपके साथ क्या कोई टीम है या आप खुद ही सारी चीजें देख रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं? मैं वन मैन आर्मी। ओह गॉड, दैट्स नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड। बाकी मेरे उस्ताद हैं, मेरे सर हैं, अली शेख, सफी जुल्फकार, माशाल्लाह, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। उन्होंने मुझे ये सिखाया, उन्होंने मुझे ये माइक पे आना सिखाया, सब सिखाया, क्योंकि सिर्फ एक टैलेंट, ये लिखने का, फ्री स्टाइल लिखने का टैलेंट बहुत नहीं था। माइक के सामने हजारों सिंगर्स होते हैं, स्टूडियो में आके पता लगता है कि क्या आपका टैलेंट है, असल टैलेंट। वो जो स्टूडियो का टैलेंट था ना, असल जो टैलेंट था, वो मेरे उस्ताद ने मुझे दिया, अली शेख ने और सफी जुल्फकार ने, और मैं उनका सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा इसी बात पे कि उन्होंने मुझे वो टैलेंट दिया। मैं सीखता हूं उनसे, अभी भी स्टिल भी सीखता हूं उनसे। ठीक हो गया, क्योंकि सीखने का प्रोसेस तो सारी जिंदगी जारी रहता है। तो आप किस, अच्छा एक सवाल जो कि सब बच्चे जो हैं वो जानना भी चाहेंगे और मैं अक्सर ये चीज पूछती भी हूं कि आप किस तरह मैनेज करते हैं? ये कहा जाता है, देखें तालीम के बगैर वाकई आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आप जो चीज करें साथ में आपको एजुकेशन को भी रखना है साथ में, तो आप इसको क्या लेकर चल रहे हैं और इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? एजुकेशन घर वालों की खुशी के लिए तो कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस टाइम 3rd ईयर में हूं। माशाल्लाह, दैट्स गुड जी, फेल होके इस बार मैं 3rd ईयर में आ चुका हूं इस बार। दैट्स गुड। इसके लिए इसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई आपने जो है वेरी गुड, देखिए आपने गिव अप नहीं किया, सबसे अच्छी बात है कि आपने गिव अप नहीं किया, आपने अपनी एजुकेशन को साथ साथ में रखें, अपने टैलेंट को भी रखें, प्लीज अपनी एजुकेशन को भी साथ रखें। अच्छा फिर तो घर वालों की खुशी के लिए पढ़ाई, मेरी खुशी के लिए मेरा ये काम जिसको मैंने अपना प्रोफेशन बनाना है वो काम, क्योंकि मुझे कुछ और, मैंने कभी जिंदगी में ना, मैं पिछले 8 साल से जब से मैंने ये फील्ड में आया हूं मैं, तब से मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। एक तो बच्चों का होता है कि यार डॉक्टर बनना है, आप बैठे हैं, आपके पास आते होंगे लोग जी हमने क्रिकेटर बनना है, ये बनना है, मैंने बनना ही रैपर है। मुझे प्यार मोहब्बत वाला सिंगर भी नहीं बनना, मुझे बनना ही रैपर है। मुझे वो लिखना है जो रियलिटी है, मैंने वो नहीं लिखना कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊं तुम्हारे लिए, ये कर लाऊं, मैं जो देख रहा हूं मैं वही लिखूंगा और वो जो सच है वो लिखूंगा। बात है, मतलब कि ये वैसे मैंने अपनी लाइफ में अभी तक पहली दफा ही देखा है कि रियलिटी लिखने वाला जो रैपर है वो हमारे पास। तो मेरा जो पहला सॉन्ग था ना नॉन स्टॉप, उसके भी लिरिक्स कुछ इस कदर मैंने हार्ड रखे कि उसमें टोटल अगर कोई सुनता है ना तो उसको अपना सच दिखता है उसमें।
कि जिंदगी है खोखली अब कैसी ये शिकायत है, टोपी रखे सर पे पर मिली ना हिदायत है, बिक चुका जमीर बनी यही तो रिवायत है, गरीब बढ़ता देखे आगे बन जाते रुकावट है, बड़े ख्वाब छोटी इन गलियों से आया हूं, सबका गंद सबका सच मुंह पे मैं लाया हूं, सामने खड़ा दिखूं ना मैं जैसे कोई साया हूं, है रब का करम जो मैं इतना बोल पाया हूं, है जिसमें ईमान वो पीछे रह जाता है, जो कर तफ रोड वो आगे निकल आता है, पाता है वही मंजिल मकाम पाता है, करके बेईमानी कारोबार जो बनाता है। जबरदस्त, देखें कितना जबरदस्त, यानी उनमें आपने लिखा भी और बोला भी है। यहाँ पर हमारे चूंकि पहले हिस्से, प्रोग्राम के पहले हिस्से का जो है वो टाइम हुआ है खत्म, तो ये है कि कलीमुल्लाह फारूकी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें और आपने यहाँ पर स्टूडियो में आए और पीसीबी के हवाले से आपने बात की। आपको बहुत थैंक यू वेरी मच। चैनल का शुरू में मैं करना चाह रहा था, वो बस वो बीच में बातें चली तो मैं भूल गया। okay, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपने हमें मौका दिया। जी बिल्कुल। और उमैर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इतने अच्छे मजे के सॉन्ग्स हमें सुनाए। अभी भी हम जाते जाते ब्रेक पर जाने से पहले जो है हम उमैर से बहुत अच्छा इनका एक और सॉन्ग सुनेंगे, और ये है कि यहाँ पर जो है हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, सॉन्ग सुनते हैं। जी उमैर, आप अभी हम सॉन्ग सुनाइए अपना जो भी आप चाहते हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले सॉन्ग सुनेंगे आपसे। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और आज हमारे साथ जो हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें भी हमारे साथ एक सिंगर मौजूद है और इसके साथ साथ ये है कि मजे की बात यह है कि वो लाइव सॉन्ग जो है वो आपके लिए बचाएंगे और वो हम सुनेंगे गिटार पर। तो चलते हैं, हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। हमारे साथ अरसलान शहजाद मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि मैं समझती हूँ 4 in 1, लाइक माशाल्लाह वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक्टर हैं, आरजे हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं और जो है हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो है वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अहमर अली हमारे साथ हैं, उसके साथ ही अरसलान शहजाद मौजूद हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले वेलकम करते हैं इनको स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम अहमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने अपने शो पर इनवाइट किया, और इससे पहले आना बन रहा था मेरा, लेकिन उस टाइम आयशा थी होस्ट और मुझे लगता था कि मुझे पॉजिटिव चेंज के साथ आना था। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। चलें जी आगे चलते हैं। ये हमारे साथ जो है सिंगर भी मौजूद हैं, अरसलान शहजाद। अरसलान, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। और जो है मैं आपका गिटार देखकर मैं बड़ी जो है खुश हो रही हूँ, और इससे पहले भी जो है हमने ट्रायल सुना था, तो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड कि वो हम सॉन्ग आपसे सुनेंगे और गुफ्तगू का जो है वो आगाज करते हैं हमारे सेकंड पार्ट के प्रोग्राम के सेकंड पार्ट का। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगी अहमर अली आपसे कि सबसे पहले अपने बारे में बताइए। वैसे तो हम लोग जानते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आजकल क्या हो रहा है। आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो शोबिज एक्टिविटीज वैसे भी हमारे होम ग्राउंड मुल्तान पर तो उस लेवल की नहीं हो रही हैं कि आप एक नेशनल फेम हासिल कर सकें। तो थिएटर, इंटरैक्टिव थिएटर और कुछ एनजीओ के लिए प्रोग्राम वगैरह होस्ट करना, तो यही सब चल रहा था। लेकिन अब वो चीजें कम हो चुकी हैं, लेकिन अवेयरनेस बेस्ड काम फिर भी चल रहा है। अवेयरनेस बेस्ड चल रहा है। अच्छा, आप इस तरफ कैसे आए? क्या चीज आपको जो है इस तरफ लेकर आई? ऐसा कौन सा लाइफ मोमेंट था when you decided कि भाई मैंने? अच्छा, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था इस तरफ आना, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक सादात घराने से है। मतलब हमारे घर के अंदर फजर की नमाज के साथ अगर मॉर्निंग होती है तो प्योर एक रिलीजियस माहौल है। ठीक है कि मतलब घर में खाने पीने से लेकर हर चीज रिलीजियस है। और हमारे यहाँ पर तो ऐसा है कि एक साथ टेलीविजन बैठकर नहीं देखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा भी आ रहा है तो उसमें अगर कोई सीन आ गया, इधर हीरो हीरोइन थोड़ा क्लोज आने लगते हैं, उधर रिमोट को तलाश करना शुरू कर देते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो। नहीं, वो रिमोट ढूंढने वाला सीन नहीं होता कि मेरे से रिमोट बिल्कुल। और समटाइम्स अगर कुछ ऐसा आ जाए, उनकी केमिस्ट्री ज्यादा क्लोज हो रही है, तो फिर इधर उधर हवाओं में देखने लगते हैं कि शायद कुछ, और बड़े देखते हैं कि आप हवाओं में देख रहे हैं। हवाओं में देख रहे हैं और आपका हवाओं में देखना जरूरी हो जाता है। तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था ये कहना ही कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक मजहबी घराने में ये चीज कहने में मुझे काफी टाइम लग गया। तो मैंने छुपकर स्टार्ट लिया था। मैंने जब थिएटर किया उस टाइम मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, तो बहुत सी ऐसी बातें कही गई जो शायद मैं लाइव शो में नहीं कह सकता कि आप तो उन लोगों में शामिल हो गए हो। हाँ, ठीक है। तो अब आपकी कैटेगरी अलग है। बिल्कुल। अब आपकी शादी के लिए जो है
हाँ, खानदान से रिश्ता नहीं आप मिलेगा। मेरिट से बाहर हो गए क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े कॉमन है जो एक्टर्स को और जो हमारी शोबिज के लोगों को वो सुनने पड़ते हैं कि नहीं आपका जो है ना वो सिस्टम ही थोड़ा डिफरेंट हो गया। एनीवेज, अच्छा ये बताएं कि हम बात करते हैं, आपने डायरेक्शन भी किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक थिएटर हमने जो आम कॉन्सेप्ट है जो कि हम बात करते हैं आम लोगों में बैठ के कि जी थिएटर करना है, थिएटर देखना है, तो उसको समझा जाता है कि ओ हो मतलब थिएटर के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरैक्टिव थिएटर के बारे में बताएं कि ये क्या होता है, क्या ये डिफरेंट है आम थिएटर से? मेरे ख्याल में एक इंफोटेनमेंट कह सकते हैं आप इसको। गुड। ये वो है कि आप एक ड्रामा कहकर जब आवाम को बुलाते हैं तो उसको एक ऐसा मैसेज देकर भेजते हैं कि वो सोचता है उसके बारे में, सोच के नए दर खोलते हैं आप इसके जरिए। बिल्कुल। तो हमने ये इंटरैक्टिव थिएटर जो किया है इसके जरिए हमने हैंड वॉश पर बात की है, टॉयलेट पर बात की है, जो बात करना स्टार्टिंग में बड़ा डिफिकल्ट लगता था कि यार ये हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो हमने इसके साथ अर्ली एज मैरिजेस पर काम किया है और मतलब प्रॉपर्टी में जो लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता इसके बारे में, और हमने उन एरियाज में जाकर किया जहां पर पानी की सहूलियात भी, साफ पानी की भी नहीं थी। बिल्कुल उन एरियाज में हमने जाकर काम किया और वहां जाकर मतलब फील होता था कि भले हम स्टार यहाँ पर नहीं बन सके लेकिन जब वहां पर हम प्ले कर वापस जाते थे तो हमें फील होता था कि हमसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। अच्छा, बड़ा हमें फील ये बात एमर हकीकत है, ये हमें लोगों को बताने की भी जरूरत है कि दुनिया में ना बहुत सारे नोबेल प्राइज ओनर्स जिनको दिए गए, बहुत सारे इस तरह के लोग जो बड़े साइंटिस्ट थे, ये वो सब देखें, डिग्री होल्डर्स जितने भी हम कहते हैं, बहुत सारे लोग आए और चले गए। याद कौन लोग रहे दुनिया में, नाम किसका है? उन बड़े लोगों का जिन्होंने लोगों के लिए काम किया, जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। तो अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना ओपिनियन भी हो सकता है, कि एक छोटा सा कॉज लाजमी रखिए कि जिसमें आप सोसाइटी के लिए, लोगों की फलाह के लिए काम करें। जिस तरह बहुत अच्छी बात की एमर ने कि हम लोग उसमें हाथ धोने का, हैंड वॉश का मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, ये आप किस तरह मतलब एक प्रोग्राम की शक्ल में या एक स्किट की शक्ल में करते होते थे? ये हम एक प्ले की सूरत में करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसमें हमने कुछ ऐसा दिखाया है कि एक लड़की को अगर उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया गया है तो फिर उसमें कोई एक ऐसा कैरेक्टर जरूर होता है जो उसको अवेयर करता है, उसको बताता है कि तुम्हारा राइट है, तुमने इसको किस तरह से हासिल करना है। तो वहां पर बैठी हुई बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जिनको पता चलता है कि हमें भी ये हिस्सा नहीं मिला, हमने कैसे हासिल करना है। हमारा राइट है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि अच्छा, अगर सिस्टर बहन ने नहीं कहा ना, उसने मांगा थोड़ी था तो देना जरूरी नहीं है। तो कहा जाता है आपने शादी कर दी उसकी तो वो बहुत बड़ा एहसान किया, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया। बहुत बड़ा एहसान कर दिया है लेकिन नहीं, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है इस इंटरैक्टिव थिएटर में आप डिफरेंट टॉपिक्स जो है, सोशल इशूज जो हैं, उन्हीं के ऊपर आप करते हैं। और अब तक कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन ये करते हुए 4 से 5 साल हो गए। ओह वाह। और मैंने स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट लिया था इसका। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, होम ग्राउंड पर रहकर ही मैंने मतलब प्रिंट मीडिया के लिए भी काम किया है, एक मैगजीन एडिटर भी रह चुका हूँ। उसके अलावा FMRJ के तौर पर स्टार्ट लिया अपने करियर का मैंने। और थिएटर बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता कि मैं अपने आप को अफलातून थिएटर का कहूँ, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैंने फैमिली थिएटर को किया है। मुझे जब भी आर्ट्स काउंसिल में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपको पता है। हमारे यहाँ थिएटर के वर्ड को बहुत ज्यादा जो है वो गलत मानों में लिया जाता है, लेकिन आपने जिस तरह बताया कि वो एक फैमिली थिएटर है, ये एक बड़ा ओपन, मेरा ख्याल है कि डोर है उन लोगों के लिए जो जाके देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं विद फैमिली। बिल्कुल, लेकिन लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब थिएटर का वर्ड सुनते हैं, अच्छा आपने थिएटर किया, तो उनके माइंड में फिर वही चीज आती है कि मतलब एक स्टेज होगा, वहां पर एक आंटी होगी जो तबाही मचा रही होगी, स्टेज की धरती को हिला रही होगी और झुकने चल रही होंगी, और उधर आप एक मदारी के तौर पर और एक डमी के तौर पर खड़े हुए होंगे वहां पर। तो वो इस टाइप का उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं समझता हूँ स्टेज पर होने वाली हर उछल कूद को आप थिएटर नहीं कह सकते। नहीं, उसको आप वाकई थिएटर नहीं कह सकते। देखें, थिएटर का जो डेफिनेशन है ना, वो ही आज हमने एक इनसे डिस्कशन ये करी थी। वैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थिएटर? क्या मतलब होती क्या है थिएटर? मेरे ख्याल में एक आप एंटरटेनमेंट के नाम पर आवाम को उनके अंदर क्या जो पहलू है, मतलब उनकी अपनी ही जात की सच्चाई को आप दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, आप उस सूरत में दिखा रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस कर दिखा रहे हैं। और थिएटर मेरे ख्याल में शायद जो पहले हुआ करता था वो इस तरह का हुआ करता था जैसा कि हम PTV का ड्रामा देखा करते हैं। कमाल। वो दौर बड़ा गोल्डन मैं समझती हूँ आज भी है, क्योंकि PTV उन चीजों का बड़ा ख्याल रखता है। लेकिन वो दौर जिसमें आप देखा करते थे ड्रामे और फैमिली के साथ बैठ के देखते होते थे,
कि जिसमें मेरा ख्याल है कि धूप छांव हो गया और जो इस तरह के बहुत सारे ड्रामे थे और बड़े अच्छे राइटर्स ने लिखे थे। अच्छा, राइटिंग के हवाले से बताएं कि आप राइटर भी हैं, तो कंटेंट की क्या अहमियत है? क्योंकि अब हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हम क्यों कहते हैं वो दौर, वो जो ड्रामों का दौर था वो बहुत अच्छा था। क्या है अब, क्या आपको लगता है कि क्या चेंज आया? अच्छा, मुझे लगता है आजकल फार्मूला सिस्टम बहुत ज्यादा चल पड़ा है। मतलब अपना फार्मूला सिस्टम यह है कि आपको उसमें आइटम नंबर सिर्फ फिल्म्स में नहीं डालने हैं, आपको थिएटर में आइटम नंबर्स डालने हैं। उसमें आपको एक स्टैंडिंग कॉमेडी करनी है जिसके जरिए आपको लाफिंग मिलेगी और लाफ्टर मिलने के साथ साथ आपको क्लैप मिलेगी। अच्छा, वो क्वालिटी हो ना हो, डजंट मैटर। मतलब यहाँ के फनकार को क्लैप मिल गई तो वो समझता है मैं फनकार हूँ। ओ मतलब आपको क्लैप ही तो नहीं हासिल करनी है, आपको इतना डीप काम करना है कि वो जो उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, वो जिस फीलिंग में, जिस इमोशन को देख रहे हैं उसमें पहुंच जाए। सोच की मैच्योरिटी की थोड़ी जरूरत है कि हमारे यहाँ कई दफा ये होता है कि आपका थोड़ा बहुत काम जो है वो उसको पजीराई मिलती है तो आप ये समझते हैं कि तुरम खान इज राइट वर्ड, कि ठीक है मैं हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको इन चीजों से वो कहते हैं ना कि साइड पर हो, करारी हो के कि मुझे ये चीज नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसकी गहराई में जाके काम करना। ये बात बड़ी अच्छी आपने की है। बिल्कुल ऐसा। तो आजकल आपको लगता है कि इस चीज की कमी है? मेरे ख्याल में आजकल जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले जो इदारे बने हुए हैं, जो हमारी कमेटियां हैं जो जाकर थिएटर्स को चेक करती हैं, कहीं ना कहीं ये मिली हुई है इनके साथ, तो ये काम नहीं कर रही हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि हम सिंसियर रिहर्सल भी चेक कर रहे हैं, हम जाकर थिएटर को भी चेक कर रहे हैं, उसके बावजूद सोशल मीडिया पर हमारे सामने इस किस्म के क्लिप सामने आते हैं जो देखकर बंदा शर्मिंदा हो जाता है। ये सब चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं और मैं बोल्ड काम के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं। एक एक्टर के तौर पर अगर आपके बोल्ड काम की रिक्वायरमेंट है, आपको करना पड़ता है तो वो आप करें, लेकिन कैमरा पर कर रहे हैं उसका यह है कि देखने वाले के पास स्किप करने का ऑप्शन है, उसकी मर्जी है वो देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता। बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन अगर किसी ने आप टिकट लिया हुआ है और एक पब्लिक प्लेस पर, और आप एक हमारी ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसको हम एक इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं, वहां पर बाकायदा टिकट लेकर आप वो जो चीजें दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि बाजार बंद नहीं हुए हैं लेकिन सिर्फ उनके नाम बदल गए। नाम बदल गए, बाजार बंद नहीं हुए हैं लेकिन उनके नाम बदल गए। ये बात एमर ने की और इनसे हम दोबारा से इस पे बात करेंगे। अब हमारे साथ बैठे हैं बहुत अच्छे सिंगर अरसलान शहजाद, उन्होंने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अरसलान, आप ये बताइए कि इस तरफ कैसे शौक हुआ आने का, कब रियलाइज हुआ? सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना जब आप डिस्कवर करते हैं कि भाई ये दिस इज द थिंग मैं करना चाहता हूँ। जी मैं सोचता हूँ कि कॉलेज का टाइम जो है वो आपका ऐसा टाइम होता है, स्कूल में तो आपको पता नहीं होता, बच्चों के साथ आप लगे हुए होते हैं और बड़ी गोल्डन मेमोरीज आपकी होती हैं। और जब कॉलेज का टाइम आता है तो हर एक बच्चे के अंदर जो उसके अंदर का आर्ट छुपा हुआ होता है वो निकालने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे समझते हैं, खास तौर पर आजकल हमारे मीडिया से रेलिवेंट जो है वो काफ़ी अट्रैक्शन है। बच्चे समझते हैं कि मैं सिंगर बन जाऊंगा, और मैं कुछ समझते हैं मैं एक्टर बन जाऊंगा। कुछ जो है हमारे टिकटॉकर्स जो हैं वो वहाँ से तैयार होना शुरू हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो उनमें से डॉक्टर्स या इंजीनियर इस तरह से भी निकलते हैं। तो कॉलेज टाइम से मैंने स्टार्ट लिया था। सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से था, लेकिन परफॉर्म नहीं करता था पहले कहीं पे लाइव। तो जब कॉलेज में परफॉर्म किया तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली मुझे, उसमें फिर कॉन्फिडेंस इस तरह से आया कि जो मेरे साथ दूसरे परफॉर्म कर रहे थे तो कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लोग जो है प्रेज करते थे कि आप अच्छा जो है वो गाते हैं तो आप इसे कंटिन्यू रखें। तो बस फिर वहीं से कॉलेज से मैंने स्टार्ट लिया था। तो फिर मैं सोचा कि मुझे अपने शौक के लिए गाना चाहिए, तो मैंने अपने शौक के लिए बस वहां से स्टार्ट लिया था कॉलेज से। ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर आपने ये देखना है कि आपको किस चीज में आपको आगे जाना चाहिए तो आप अपने आसपास के लोगों को पूछें, लेकिन ऑनेस्ट लोगों को पूछें। बिल्कुल ठीक है, वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं कि भाई आप ये जो फील्ड है ये चीज है इसमें आप एक्सेल करते हैं। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, तो आप साथ साथ में आपकी तालीम भी जारी है और आप साथ साथ तो किस तरह मैनेज करते हैं टाइम को? टाइम का जो शौक होता है उसके लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ता है और आप किसी भी तरह से आप निकाल लेते हैं। तो जब एक मीडियोकर फैमिली का एक प्रॉब्लम होता है कि वो अपने शौक को बिल्कुल फुल से परसू नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि हमें फ्यूचर की टेंशन होती है और हमें अपना कैरियर बिल्ड करना होता है। तो हम सोच रहे होते हैं कि यार अगर हम इसे लेके चलें ये रिस्क है, क्या पता हम कल को फेमस हों और जस्ट हो ना हो सकें इस फील्ड में। तो हम साथ साथ चलते हैं अपनी पढ़ाई को लेके और फिर साथ साथ अपने शौक को भी लेके चलते हैं। तो मैं जॉब भी करता था और उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था। बीएस प्रोग्राम मेरा रेगुलर बेसिस पे था और बाकी साथ साथ जॉब मैनेज करता था। और वीकली या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता था यहाँ पे दोस्तों की गैदरिंग में, तो उसमें मैं ये अपने सारे शौक ये एक बात हकीकत है कि अगर आप जो भी आपका शौक है, ठीक है ना, कई बच्चे और कई लोग ये समझते हैं जैसे फोटोग्राफी की तरफ जाना है, मैंने इससे पहले भी कई दफा ये बात की है, तो वो ये कहते हैं जी हमें फोटोग्राफी का शौक है, हमें जरा 3-4 लाख रुपए का कैमरा तो ले दें, मतलब हमारा तो शौक फले फूलेगा ही यहाँ से। तो
ये बात आप थोड़ा सा बायोग्राफीज देखें पीछे जाके, जो लोग जिन्होंने एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, सिंगर्स थे, जो इस टाइम आपको आपकी ही एज में 16-17 साल की एज से जिन्होंने काम किया, चाहे आप अपने मुल्क के अंदर से देख लें, चाहे मुल्क के बाहर से देख लें, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी मिलेंगी कि, और सारी ही इसी तरह की हैं कि जिसमें उन्होंने स्टार्ट में ही कोई जो है वो बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं वो कर लिया था। उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो उसके साथ चलते गए, अपनी एजुकेशन के साथ भी चलते गए। एक टाइम आया कि आपके काम को क्वालिटी की वजह से रिकॉग्निशन मिल जाती है। उसमें गैजेट्स जो हैं ठीक है उनका रोल है, लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं है। कई बच्चे ये बात कहते हैं कि डायरेक्ट ये चीजें मिलें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं जो ये दोनों जो हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ी एग्जांपल्स। तो इसी बारे में मजीद बात करेंगे। अब यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आते हैं। दैट्स नाइस, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। क्लैप फॉर यू भाई, थैंक यू। इतना प्यारा सॉन्ग आपने हमें सुनाया अरसलान। तो ये जो लाइव आप कर लेते हैं, ये कितना अरसे की मतलब ये प्रैक्टिस है, इतनी कमाल आप हैंडल? ये जो लाइव के ऊपर ग्रिप आई है ये तो लॉकडाउन के फेज में आई है। और लॉकडाउन के फवाइद, इसके बहुत सारे फवाइद। तो उसमें से एक ही है कि अरसलान शहजाद ने जो है वो अपनी सिंगिंग जो लाइव वाली है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करती है। बिल्कुल। तो आपको कोई फरमाइशें नहीं होती यूनिवर्सिटी में और आसपास फैमिली में, ले आओ भाई फौरन? हाँ ऐसा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गैदरिंग में जो है वो आपकी एक अच्छी सी एंटरटेनमेंट हो जाती है और आप इंजॉय कर लेते हैं आप अपनी हर छोटी छोटी गैदरिंग को। तो ऐसा होना चाहिए, हर एक गैदरिंग में एक छोटा सा गिटारिस्ट होना चाहिए। अच्छा, एक दूसरी अच्छी बात है कि ये उकताते नहीं है, वरना ये होता है ना सिंगर में, कोई फैमिली में निकल ही आया ना, तो हमारी फैमिली में एक बच्चा है, ठीक है, वो मतलब ये कि है तो इंजीनियरिंग से, लेकिन ये गा लेता, तो उसको क्या करते हैं, हम नारायण जा रहे हैं आओ हमारे साथ, क्यों तुम गाने सुनाना ना हमें वहाँ बैठ। हाँ, ऐसा होता है। रिसेंटली हमने भी टूर किया था तो वहाँ पर भी मैं गिटार साथ लेके गया था, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई। और फैमिली में भी एक इसका एडवांटेज है कि हमारे अभी कजन की शादी है, मेरे मामू के बेटे की। गुड। तो उसमें एक मैशअप है, वो मिनाल की अभी जो रिसेंटली हमारी मिनाल है, शादियां हैं, उनकी शादी पे एक मैशअप हुआ है, खुद गर्ल्स बैंड ने परफॉर्म किया, ठीक हो गया, बड़े अच्छा था। और फैमिली में बड़ा मतलब पसंद किया जा रहा था कि इस तरह का परफॉर्म किया जाए। तो वो कह रहे थे कि ट्रैक ढूंढते हैं और इस तरह पे परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने कहा ट्रैक की जरूरत ही क्या है, हम लाइव कर लेते हैं। हम लाइव कर लेते हैं, हमारे पास इतना बड़ा लाइक सोर्स मौजूद है, आपको जरूरत ही नहीं किसी को बुलाने की। तो बस प्रैक्टिस चल रही है, इंशाल्लाह अपनी शादी कजन की शादी पर वही परफॉर्म करेंगे। हाँ, तो ये काफी एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलते हैं। रखा कि भाई नहीं अभी पैकेज अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, तो अभी फ्री है भाई, अभी फ्री है। जब कभी फेमस हो गए बाय चांस तो इंशाल्लाह जरूर। यू आर फेमस, कम ऑन, इतना अच्छा गाना आप माशाल्लाह गाते हो और गिटार पे प्ले करते हो, तो ये 2 in 1 चीज़ जो है, ये मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत कम लोगों के पास स्किल होती है। बहुत बड़े सिंगर्स ने भी गाने के बाद जाके हैंड ऑन एक्सपीरियंस किया है गिटार के साथ। ये हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, नेम लेने की जरूरत ही नहीं है। जी जनाब, तो आपके सॉन्ग के अलावा अभी आजकल क्या चल रहा है? किसी और सॉन्ग पे काम चल रहा है या कुछ इसको प्रोफेशनली लेकर आगे जाने का इरादा है? हमारी जो फील्ड में मतलब सिंगिंग में जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि आप स्टूडियो में प्रॉपर अपना गाना कंपोज करवाएं। आप अगर अपना गाना लिखते हैं तो अच्छी बात है, आप अपना कंपोज करवाने स्टूडियो में जाके। अगर आप लिखते नहीं हैं तो आपको लिरिक्स परचेज करने पड़ते हैं। लिरिक्सिस्ट जो होते हैं आप बिल्कुल होता है, आप लिरिक्सिस्ट जो होते हैं वो अपने लिरिक्स सीखे करते हैं। आप अच्छे लिरिक्स जो हैं वो परचेज करते हैं। वो लिरिक्स लेके अगर आप खुद कंपोजर हैं तो आप कंपोज करते हैं। अगर आप कंपोजर भी नहीं है तो फिर आप स्टूडियो में जाते हैं। चीज सही हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सुन के मतलब मुझे खुशी भी हो रही है लेकिन गुड, दैट्स नाइस। इसी पर आपसे बात करेंगे अरसलान। अब आते हैं हमारे साथ मौजूद हैं अमर अली की तरफ। और अमर, ये बताइएगा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे इंटरैक्टिव थिएटर की, और हम उससे पहले भी बात कर रहे थे कि जो एक मिडिल क्लास बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है एकदम से फील्ड के अंदर अपना नाम बनाना और आना। तो आप इस पे मुझे बताएं कि किस तरह, यानी कि ये किस तरह से इस चीज को आप देखते हैं कि क्या मैसेज देते हैं? अच्छा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से जो बात करूंगा वो मुझे लगता है कि पहले मैं भी शायद किताबी दुनिया में जीता था, तो मुझे लगता था कि मतलब आपको हाँ मैं यही मैसेज देना चाहूंगा देखने वालों को, न्यू जनरेशन को, कि अपने पैशन को मरने मत दें, लेकिन उसको पार्ट टाइम लेकर चलें अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो।
क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं तो वो बन भी सकता है, और अगर नहीं बनता तो आपकी लाइफ ऐसी होगी कि आप रिक्शा चला रहे होंगे या आप एक रेडी लगा रहे होंगे, और वो उस टाइम आपके लिए बहुत तकलीफदेह होगा, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे होंगे, और जब आप पीछे आएंगे तो बैक नहीं आप कर सकते फिर उसका। अच्छा, मैंने ये बात जब 2-4 लोगों को देखें, मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल हूँ, और मेरे भी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इसी तरह, तो मैं जब किसी को ये बात कहती हूँ और जब मैं देखती हूँ, और मैं सच बताऊँ, मुझे ऐसे लगता है ये डेंजर जोन में है। बिल्कुल। मैं फिर मैसेज ये देती हूँ इसी तरह कि भाई तुम ना ये करो कि इसको भी साथ में लेकर चलो, और अपने साथ एक परमानेंट जो एक फाइनेंशियल सोर्स है ना, वो अपने माँ बाप से हट के मेंटेन करो, तो वो जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो यू आर इन द डेंजर जोन, और फिर ये कि वो टाइम आपका गुजर जाएगा, 5-7 साल आपके गुजर जाएंगे, और उसके बाद यू विल बी थिंकिंग कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। तो प्लीज इसके ऊपर काम करें। अच्छा, दूसरा ये कि आर्ट्स काउंसिल्स का क्या किरदार है, मतलब थिएटर्स तो हैं, ठीक है, तो वो कितना सपोर्ट करती हैं ये, मतलब ये कि आर्ट्स काउंसिल, और करना चाहिए, और या इनका क्या किरदार है? अच्छा, मैं कहूंगा कि आर्ट्स काउंसिल का जो किरदार है वो बहुत ही शर्मनाक है। पॉजिटिव थिएटर्स की प्रमोशन की बात बिल्कुल, मैं इस लिहाज से भी कहूंगा कि एक तो शर्मनाक इस लिहाज से है कि वो नए टैलेंट को प्रमोट नहीं कर रहे। अगर आप आर्ट्स काउंसिल के लोगों को बिठाकर ये पूछें कि इस साल में आप कितने नए चेहरों को सामने लेकर आए हैं, कितने न्यू टैलेंट को आप सामने लेकर आए हैं, तो जीरो होगा, क्योंकि वही लोगों को ये एक चोला पहना देते हैं अच्छाई का, पॉजिटिविटी का, जो कमर्शियल कर रहे हैं, उन्हीं की बेस पर एक टीम तरतीब दी जाती है जो आर्ट्स काउंसिल के बजट पर आर्ट्स काउंसिल के ड्रामे कर रही होती है, जबकि वो डेली बेसिस पर कर रहे हैं। क्योंकि वो रिहर्सल्स 10 दिन पूरी टाइम भी नहीं दे सकते हैं रिहर्सल्स को, वही टीम जाकर 10 बजे शो थिएटर पर करना होता है, और वही टीम होती है जो आर्ट्स काउंसिल में भी परफॉर्म कर रही है। आपके ख्याल से आर्ट्स काउंसिल भी कमर्शलाइज है? बिल्कुल कमर्शलाइज, कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो चुका है, अंडरग्राउंड हो चुका है, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हैं उन लोगों को जिनके अंदर, और राइटर्स को भी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, जबकि आर्ट्स काउंसिल पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जो अच्छे राइटर्स हैं वो अपना स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं, उनके स्क्रिप्ट को अप्रूव करें, और अप्रूवल देने के बाद आर्ट्स काउंसिल का जो बजट मिलता है, जो कि लाखों करोड़ों में होता है, उसकी बेस पर उनको ड्रामे करवाने दें, और वो डिसाइड करे, ये राइटर डिसाइड करे उसने किस एक्टर को हायर करना है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे पास न्यू टैलेंट मौजूद है, आप बिल्कुल हैं, आप हैं, इसके साथ हमारे पास बहुत सारे और टैलेंटेड बच्चे जो आते हैं, जो लोग हैं, नौजवान हैं, यूथ, तो उनको जो है आर्ट्स काउंसिल कितना अकोमोडेट कर, उनको शायद आर्ट्स काउंसिल भी वो झुकते देख देख कर, वो जो हमने पहले बात की है कमर्शियल थिएटर की, इतना आदी हो चुकी है, वो आर्ट्स काउंसिल में भी अब कहीं ना कहीं वो सब देखना चाहते हैं, और जो न्यू टैलेंट है वो ना जुगत मार सकता है, ना ही वो आइटम नंबर कर सकती है। अगर कोई एक लड़की यूनिवर्सिटी की है, वो एज एन एक्टर परफॉर्म तो कर लेगी, लेकिन वो वहां पर कोई आइटम नंबर नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी फैमिली ने भी देखना है, उसका वो बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो चीजें वो नहीं कर सकती है। जब वो चीज नहीं करेगी तो उसको फिर आर्टिस्ट तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। ये बात तो है कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और आर्ट्स काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को जो है बड़ा पॉजिटिव उसमें लेकर जाए। अच्छा देखिए अमर, यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल की भी अपनी एक मजबूरियाँ, मतलब वो लोग ये कहते हैं जब उनसे बात की जाए कि हमारे पास बजट इश्यूज हैं, हमारे पास मतलब ये कि हमारे पास वसाइल के इश्यूज हैं, तो ये है कि अगर ठीक है आर्ट्स काउंसिल नहीं करती है, या वो लोग नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को सपोर्ट, न्यू राइटर्स को, न्यू टैलेंट को, आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, और क्या हैं हमारे पास रीजनल लेवल? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आर्ट्स काउंसिल के बजट इशू पर बात करूंगा। बजट इशू से मुराद यह है कि आर्ट्स काउंसिल का जो एक आर्टिस्ट को चेक दिया जाता है वो इतना शर्मनाक होता है कि उनका फ्यूल अलाउंस भी पूरा नहीं होता है। अगर वो 10 दिन की रिहर्सल पर गए हैं तो उनका फ्यूल अलाउंस भी नहीं निकलता है उस बजट के, मतलब जो चेक उसको दिया जा रहा है उस आर्टिस्ट को। और दूसरी चीज यह है कि वही आर्ट्स काउंसिल जिन ड्रामों को अप्रूव करती है वो या तो किसी ऐसा सोर्स वाला बंदा होगा, पावर वाला बंदा होगा जिसका राइटर भी नहीं है, उसने तेरी मेरी कहानियों को कॉपी किया होगा। आप देखेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि ये फलां फिल्म से कुछ सीन चुराया गया है, ये फलां फिल्म से सीन कॉपी किया गया है। तो उसको अप्रूव करने के बाद फिर ऐसा होता है कि फिर उसकी जिस लड़की के साथ, मतलब वो बाकायदा कहते हैं बैठकर, हमने ये चीजें देखी हैं कि फलां बच्ची बड़ा अच्छा डांस करती है तो उसको इसमें डालना चाहिए। तो मतलब ये चीजें होती हैं, तो वो मेरे ख्याल में ये आर्ट का मर्डर किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये 2 इस टाइम पर ग्रुप बन चुके हैं मुल्तान में, स्पेशली साउथ पंजाब में। कमर्शियल थिएटर वाले हैं वो ये इस्लाही काम करने वालों को आर्टिस्ट तस्लीम नहीं करते, और जो इस्लाही काम करने वाले हैं वो तो जाहिर सी बात है, तो बिल्कुल इन अताइयों को तस्लीम ना करते हैं, ना करेंगे। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के साथ ये सारा चीजें चल रही हैं, तो इसको आप लोगों ने न्यू टैलेंट किस तरह फिर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए? मेरे ख्याल में न्यू टैलेंट के पास अपनी जेब के अंदर उनका प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा। उनको सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट को सामने लेकर आना चाहिए, और पंजाब वालों के साथ तो बाहर भी बहुत ज्यादा एक
सुतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। साउथ पंजाब वालों के साथ बाहर सुतेली माँ वाला सलूक वो इस तरह से किया जाता है कि आप देखें, अगर कोई कास्टिंग कॉल होती है, कोई ऐसा ऑडिशंस हो रहे हैं किसी बड़े चैनल की तरफ से, तो साथ लिखा जाता है नीड न्यू टैलेंट जस्ट फॉर कराची, जस्ट फॉर लाहौर। तो देखिए मतलब ये बड़ी अच्छी बात अहमद ने की कि साउथ पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितना भी यूथ है, वो नए टैलेंट के साथ सामने आ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि टैलेंट सिर्फ टैलेंट ही होता है, उसको इसी नज़र से देखना चाहिए, ना कि ये कि डिफरेंट सिटीज़ को आप प्रायोरिटी दें। और अगर आप काम के लिहाज से देखेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें डिफर करेंगी। फिर तो साउथ पंजाब करिए कि उसका टैलेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो अब हम अपने टैलेंट की जाने भी चलते हैं। हमारे साथ इस टाइम सिंगर मौजूद हैं अरसलान शहजाद, और ये है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें एक सॉन्ग सुना दीजिए। मैं आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। भाई जितना डिप्रेस हो रहे हैं इन्हें जो है ना थोड़ा माहौल को चिल करने की बहुत जरूरत है। ऐसे ये हमारे साउथ पंजाब का टैलेंट। अच्छा, ये जो मैं भी कवर कर रहा हूँ, अब्दुल्ला कुरैशी हैं हमारे बड़े अच्छे सिंगर और फेमस इस्लामाबाद से। उन्होंने कवर किया है, जुनैद जमशेद का सॉन्ग है, और एम्प्टीनेस हमारे पाकिस्तानी उज़ैर जसवाल उनका सॉन्ग है। ठीक हो। जी वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट दुरेश शहवार, और हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जो है वो एक्टिविस्ट, राइटर और आरजे और इसके अलावा डायरेक्टर भी मौजूद हैं। हम उनसे बातों का सिलसिला जारी है, उनसे हम मजीद बात करेंगे। अच्छा आप बताइए अहमद कि माइनॉरिटीज़ के लिए आपका जो सोशल वर्क है वो जारी है, आप उनके लिए आप ऐसे एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, तो अभी तक क्या काम हुआ है और क्या चीज़ चल रही है आजकल? अच्छा, ये काम मैंने अपनी मदद आपके तहत स्टार्ट किया। इसके अलावा मैं बहुत सारी एनजीओज के साथ अटैच हूँ, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा था कि शायद हम अपनी कम्युनिटी, जबकि मैं इसको भी अपनी ही कम्युनिटी में ऐड करता हूँ, ठीक है, उनके उनके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं। मतलब इनकी छोटी छोटी खुशियाँ, अगर आप इनके किसी फेस्टिवल में जाकर सिर्फ एज अ पाकिस्तानी आप इनके शामिल हो जाते हैं ना, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर आप विश ही कर और अगर कोई मीडिया पर्सन जाकर एक क्लिप छोटा सा तैयार कर ले आता है ना, तो उस पर भी इनको खुशी होती है कि जैसे ईद का या फिर हमारा और कोई इस्लामिक ऐसा त्यौहार आता है, उसके हवाले से कुछ क्लिप्स चलते हैं, तो उसको भी आपने कवरेज दिया है। ठीक है। तो या फिर इनके बच्चों का कुछ मैच हो रहे हैं, उनके अंदर आप गेस्ट के तौर पर चले जाते हैं, उनको छोटा मोटा कुछ गिफ्ट दे देते हैं, कुछ उनके लिए कर देते हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं। और थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी हैं, इनके हकूक पर हम बात अगर करें तो बहुत सारी, कभी हम इनकी कच्ची बस्तियों को जाकर देखें तो शायद हमारे जो गली मोहल्ले हैं, जो बहुत पसमानदा हम जिनको काउंट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, उनसे कहीं पसमानदा ये हैं। और वहां पर जाकर कोई सालों साल जाकर नजर नहीं डालता कि इनको क्या मसाइल दरपेश हैं। और बेसिकली मेरे ख्याल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद मजहब के लिहाज से, तो जब ये पाकिस्तान बना था तो कायदे आजम ने वाजिया फरमा दिया था कि मतलब यहाँ पर हर रहने वाले इंसान को, हर पाकिस्तानी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल हो। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर शायद मैं शो के दौरान नहीं कह सकता उस तरह से, लेकिन बहुत सारी ऐसी पाबंदियां आज भी कायम हैं इन पर। वो चीज़ें करने की परमिशन नहीं है जो उनकी बाकायदा बेसिक नीड्स हैं और मजहबी रसूमात हैं। तो खासकर मरने की कह सकते हैं, मरना और जीना तो दो ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान चाहता है कि जब मैं मरूं तो मेरे मजहब के मुताबिक अगर मुझे अपनी आखिरी रसूमात अदा होंगी तो शायद मुझे सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल, शायद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिक नीड्स के बारे में आपने बात की, देखिए खाना जो है वो हमारी जिंदगी का बड़ा बेसिक हुआ है। तो ये है कि बहैसियत इंसान, मेरा ख्याल है इंसानियत जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप अपने अंदर रखिए जिंदा। और ये है कि जहाँ देखिए अगर कोई ऐसा शख्स और ऐसी तबका जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप लाजमी इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझते हुए कीजिए। ठीक है। दूसरा, ये बात हकीकत है कि माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क कौम का हिस्सा हैं और ये है कि हमें उनकी हर तरह से इज्जत करनी चाहिए। ये बात हकीकत और उनके राइट्स के बारे में। अच्छा, अब चलते हैं अमर, आपने जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, ठीक है, तो एक शॉर्ट फिल्म आई थिंक आपने की थी और आई थिंक उसका जो नेम है वो आपने बताया था कोरोना लास्ट टॉक, ठीक है। तो उसके हवाले से बताएं वो ख्याल कैसे आया और वो क्या है, मतलब वो क्या चीज़ है वो? अच्छा, कोरोना के टाइम पर ऐसा था कि उससे पहले ही कुछ काम बंद हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम पर करने के लिए शायद कुछ नहीं था और वो कहते हैं खाली दिमाग जो होता है या शैतान का घर होता है या बहुत कुछ कर जाता है उस टाइम पर। कोरोना वेव में ना क्रिएटिविटी का घर है। अब जैसे हमें अरसलान ने भी बताया कि भाई उन्हें मौका मिल गया था अपने गिटार के ऊपर हैंड ऑन एक्सपीरियंस का और उन्होंने वो एक्सपर्ट हो गए उसके ऊपर।
तो इसी तरह फिर ये कि आपको भी मौका मिला। तो मुझे ये ख्याल आया कि इसकी अवेयरनेस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अब हम अवेयरनेस पर ही काम करने वाले लोग थे। तो हम थिएटर तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके अंदर क्राउड होना था, पब्लिक को इकट्ठा होना था, तो हमने ऐसी चीजें नहीं करनी थी। तो फिर मेरे माइंड में आया कि शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए। तो उस टाइम तो ऐसा था कि अवेयरनेस पर, कोरोना के अबाउट अवेयरनेस पर कुछ मैसेजेस भी नहीं तैयार हुए थे, जो कि टेलीविजन पर भी उस टाइम पर नहीं चल रहे थे। तो मैंने शॉर्ट फिल्म को जब बनाने का सोचा तो उस टाइम तो लोग इतने खौफजदा थे कि राशन भी घरों में इकट्ठा रख लिया था और हॉस्पिटल्स में भी जाना अलाउ नहीं था कि शायद हमें कोरोना वार्ड में डाल देंगे। तो इस किस्म का एक खौफ था। तो जब मैंने इसको शॉर्ट फिल्म को करने का सोचा तो मेरे पास कुछ खास बजट नहीं था। मेरे पास तकरीबन 45-50 हज़ार अपनी पॉकेट मनी में थे, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और साथ पार्ट टाइम ये चीजें कर रहा हूँ। तो देन जब मैंने स्टार्ट लिया तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो उसके लिए मुझे बाकायदा अपनी बाइक सेल करना पड़ गई। तो मैंने उसको फिर कंप्लीट किया। आपका एक तरह से कुर्बानी है कि आपने दी। तो जब मैंने उसको तैयार किया तो मुझे नहीं था कि मतलब मैंने इसको किस प्लेटफॉर्म से रिलीज करना है, तो मेरे माइंड में था कि सोशल मीडिया पर ही इसको करेंगे। तो हमने सबसे पहले उसका एक टीजर सोशल मीडिया पर डाला। तो वो सोशल मीडिया पर टीजर डालने की देर थी, शायद एक रात गुजरी होगी, उस पर व्यूज भी काफी अच्छे आए और मेरे पास एक कॉल आई एक मीडिया ग्रुप से कि हम इसके ऊपर पैकेज तैयार करना चाहते हैं, रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो आपने ये किया है, तो ये तो फर्स्ट पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म है जो कोरोना पर बनी है। फिर उसका प्रोफेशनल काम हमने किया कि हमने ये नहीं देखा कि बजट ज्यादा लगेगा, हमने बाकायदा हॉस्पिटल का एक वार्ड लिया और उस टाइम पर SOPs के हवाले से जो हमारी मतलब डॉक्टर्स की एक किट बाकायदा हुआ करती थी, उसका शॉर्टेज चल रहा था। हाँ बिल्कुल, वो जो किट थी स्पेशल जो वो डॉक्टर्स के पास भी नहीं थी। ठीक है। तो मैंने वो किट जब मंगवाने का सोचा कि मैंने इसको बिल्कुल एक प्रोफेशनल दिखाना है, सब कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना कि मतलब चलाऊ काम किया है, बचकाना टाइप में बनाई गई ये चीज। तो वो किट हमें मुल्तान में कहीं नहीं मिल रही थी। तो वो फिर हमने कराची राब्ता किया, वहां से एक दोस्त था, डॉक्टर था, तो उसने कहा यार किट तो मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन ये आएगी कैसे, अभी तो रास्ते भी बंद हो चुके हैं, कैसे आएगी? बिल्कुल सब कुछ ही बंद था। तो वो एक ट्रक के जरिए आई वो किट हमारे पास। वाह, मतलब आप देखें जी, जब कुछ काम करने की लगन हो ना तो फिर यूं होते हैं काम। तो वो हमने किट भी ली, फिर हमने वो शॉर्ट फिल्म बनाई और बनाने के बाद फिर ऐसा हुआ कि वो कई जगह पर उसके तकरीबन तमाम मीडिया ग्रुप्स ने ही उसको कवरेज दी, हाइट दी अच्छी, और उसके बाद उसको फर्स्ट पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म बेस्ड ऑन कोरोना वायरस का वेरी नाइस। अच्छा, शॉर्ट फिल्म आपने ये बनाई और ये काफी इसको एप्रिशिएट भी किया गया और डेफिनेट बात है हम भी करते हैं कि ये उस टाइम में बनाई गई जब बहुत मुश्किल था काम करना। अच्छा, शॉर्ट फिल्म की अहमियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे पास अब यूजुअली लाइफ में ये टाइम नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टोरीज का। अब ये कि ये थोड़ा सा ट्रेंड भी बनता जा रहा है, तो शॉर्ट फिल्म के हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, मुझे लगता है जो हम एक लेंथी हम एक टेलीफिल्म देख रहे हैं या बड़ी फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, उसमें हम बैक वक्त बहुत सारी लोगों की जिंदगियों की कहानियों को लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन शॉर्ट फिल्म में हमने टू द पॉइंट बात करना होती है, एक टॉपिक को उठाना होता है, एक चीज पर बात करनी होती है, भले वो फनी है या अवेयरनेस बेस्ड है, तो उस पर हम लेकर उसको चल रहे होते हैं। और शॉर्ट फिल्म का यह है कि एक तो इसको लोग स्किप नहीं करते। अगर आपने पहले मिनट में ही अपने व्यूवर्स की अटेंशन हासिल कर ली है, आप उनको इम्प्रेस करने में कामयाब हो गए, तो वो आपका 5 मिनट का है या 15 मिनट का है, वो उस कंटेंट को पूरा देखेंगे। लेकिन पहले कुछ सेकंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, अगर आप 2-2.5 घंटे की फिल्म है, वो कितना ही इंप्रेस कर चुकी है ऑडियंस को पिछले स्टार्टिंग के 10 मिनट में, 15 मिनट में, लेकिन अगर उसको कोई जरूरी काम आ गया तो कहेगा यार 2.5 घंटे की कौन देखे, वो बीच में उठकर देखिए। अब वो 2.5 घंटे वाला वो है भी नहीं, हम लोग काफी, हर बंदे की जो लाइफ है वो आजकल बहुत बिजी चल रही है। और दूसरा यंगस्टर्स के लिए स्पेशली जो यंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो अपना फन का लोहा मनवाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है कि वो एक बड़े बजट की फिल्म को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका इतना बजट नहीं होता, वो नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो कम बजट में और कम ड्यूरेशन के अंदर, और उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म भी है कि उसको सोशल मीडिया पर रिलीज भी कर सकते हैं। बेशक, और ये है कि टेक्निकल स्किल्स में हमारे पास एडिटिंग का थोड़ा सा होना चाहिए कि आप वो अगर 5 मिनट की कोई कंटेंट आप दे रहे हैं या 2 मिनट, अच्छा कंटेंट पे मैं आपसे बात करूंगी कि कंटेंट अगर आप दे रहे हैं तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट जो है वो किस तरह करेंगे, शॉर्ट टाइम में ज्यादा विजुअल्स और फिर उसका एडिटिंग अच्छा सा हो जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। अच्छा, इस पे जो है ना वो आपसे बात करेंगे अमर। अभी हमारे साथ अरसलान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। अरसलान से मैं बात करूंगी। अरसलान, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि आप भी बिगनर हैं, ठीक है, बल्कि आप बल्कि थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा जो है वो आप अब रिफाइन हो चुके हैं अपनी उसमें, और माशाल्लाह एक स्किल सिंगर हैं। तो ये बताइए कि बिगनर्स के लिए आप क्या कहोगे कि अगर वो आते हैं, और ये एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे यूथ को, हमारी जो बिगनर्स हैं और आना चाहते हैं इस फील्ड में? डिफिकल्टीज तो बहुत होती हैं, जैसे भाई ने बताई हैं। आई जस्ट विश के जितने ये पैशनेट हैं और जितने उन्होंने स्ट्रगल किया, ये कामयाब हों एक दिन इंशाल्लाह।
बाकी मैं समझता हूँ कि आपके पास जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया के थ्रू ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, मतलब बॉलीवुड क्या वर्ल्ड वाइड भी आप, मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं वर्ल्ड वाइड भी फेमस हुए हैं। बॉलीवुड के कुछ लोग हैं बस एक वीडियो क्लिप की बेस पर वो वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। हमारे मुल्तान की एक लड़की है CMS की रिदा, मैं मेंशन कर देता हूँ उनका नाम भी, वो भी काफ़ी फेमस हुई हैं। एक उनका जो कवर सॉन्ग था वो फेमस हुआ था, तो काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। इसका मतलब ये कि हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। इस टाइम सोशल मीडिया आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप उस पर आइए, आप अपने टैलेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए रिफाइन वे में, तो ये है कि आप अपनी कामयाबी आपको मिल सकती है। और इसके साथ ही अरसलान, हमारे चूंकि जो है प्रोग्राम का जो है वक्त शॉर्ट था, तो अरसलान आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन हम जाने से पहले आपसे सॉन्ग लाजमी सुनेंगे, आप सेट कर लीजिए अपना गिटार। अच्छा, इसके साथ ही अहमद हमारे साथ मौजूद है। अहमद, कोई शॉर्ट सा मैसेज आप जल्दी से अपनी यूथ को देना चाहें? शॉर्ट सा मैसेज यूथ को तो मैं यही देना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर पैशन है तो अपने पैशन को लेकर चलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन आप अपना पार्ट टाइम कुछ ऐसा जरूर देखिए कि स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो फिर आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को मद्देनजर रखें और अपनी एजुकेशन को जरूर कंप्लीट करें। ख्वाबों के चक्कर में अपनी तालीम को अधूरा मत छोड़ें। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं ड्रॉप आउट हूं और मैंने अपना MSc मैथ्स कम्युनिकेशन अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन अब कुछ एक्सपीरियंस ऐसे किए हैं कि मैंने फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। दैट्स नाइस। और इस अच्छे मैसेज और इतने अच्छे फ्रूटफुल मैसेजेस के साथ ही आपसे रोहिया 10 से मैं आपकी मेजबान इजाजत चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते हम सॉन्ग जो है वो सुनेंगे, आप भी सुनिए।